हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे और फिज़िक्स भी पढ़ेंगे सभी बोर्ड के लिए। एनसीईआरटी बेस्ड फुल सिलेबस होगा। तो आज शुरू करते हैं। हम फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो 10th क्लास के लिए है लाइट। तो लाइट के बारे में हम थोड़ी सी बेसिक चर्चा कर लेते हैं। पहले लाइट क्या होती है और लाइट का अपने 10th क्लास में क्या क्या सिलेबस हमने पढ़ना है। तो लाइट का एक बार सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम। तो लाइट के हमने बेसिक दो फिनोमिनाज पढ़ने हैं बेसिकली, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन से शुरुआत करेंगे। तो उससे पहले हम लाइट के बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन करते हैं। लाइट होती क्या है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है और यह हम लाइट को एनर्जी भी बोल सकते हैं। लाइट के बहुत सारे परिघटनाएं या फिनोमिनाज मैं बोलूँ आपने देखे होंगे नेचर में, जैसे कि हम मिरर में अपनी इमेज देखते हैं। ये वीडियो शूट हो रही है जैसे कैमरे के साथ, और रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है। और अगर आप हाई क्लासेस में फिजिक्स को स्टडी करेंगे तो उधर आप लाइट के बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज है, जैसे कि पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। तो लाइट के बेसिकली जो बैक थोड़ा चले हम, जब से फिजिक्स पीछे 200 सालों से साइंस की शुरुआत हुई है, तो लाइट के बारे में बहुत सारी थ्योरीज बनी हैं। तो आजकल जो प्रचलित थ्योरी है तो वो दो बेसिक थ्योरी है लाइट के बारे में। एक तो हम बोलते हैं वेव थ्योरी और दूसरी है पार्टिकल थ्योरी। सबसे पहले हम पार्टिकल थ्योरी की बात करते हैं, जो कि हम पार्टिकल थ्योरी में ही पढ़ के चलेंगे कि भाई लाइट के प्रोपेगेशन, मतलब लाइट चलती कैसे है। तो लाइट प्रोपेगेट के दो थ्योरी है। सबसे पहले जो थ्योरी है, ये इस थ्योरी में ये माना जाता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। लाइट का पार्टिकल नेचर है। दूसरी जो थ्योरी है वो वेव थ्योरी है। वेव थ्योरी में ये माना जाता है कि लाइट का वेव नेचर है। नेचर का मतलब क्या है यहाँ पे जी, जब लाइट चलती है तो एक थ्योरी ये बोलती है कि पार्टिकल की तरह जाती है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन मोशन। और दूसरी तरफ वेव थ्योरी ये बोलती है कि लाइट का जो प्रोपेगेशन होता है वो वेव नेचर है, जैसे कि एक वेव चलती है। लेकिन आज के दिनों में हम दोनों ही नेचर्स को मानते हैं। जैसे कि कुछ फिनोमिना मैंने नाम लिए थे पहले भी, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ये जो फिनोमिनाज है ये वेव थ्योरी से प्रूव होते हैं। और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो कि हमारे सिलेबस में है, इनको हम दोनों थ्योरी से प्रूव कर सकते हैं या दोनों थ्योरी से समझ सकते हैं। लेकिन हम जो 10th क्लास के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, हम ये लेके चलेंगे कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है। तो आज का हम ज़्यादा वक्त ना लगाते हुए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। इससे पहले हम पढ़ेंगे रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट हम किसे बोलते हैं। जैसे कि आपके पास कोई भी सोर्स है, मेरे पास एक बल्ब है या सन है, तो इससे चारों तरफ लाइट निकल रही है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लाइट को शो करने के लिए हम एक तरीका ढूंढते हैं और वो तरीका है एरो। जैसे कि मैंने ये दिखाना कि इससे लाइट इस तरफ जानी है तो मैं यहाँ पे एरो लगा दूंगा। ये है, जैसे ये लाइट है, लाइट की बीम है 3 और मैं इन पे एरो लगाने के बाद में ये रे ऑफ लाइट हो गई। मतलब लाइट इस तरफ से इस तरफ जा रही है। तो इसका हम ध्यान रखेंगे। तो लाइट का बेसिक फिनोमिना है रिफ्लेक्शन, उसको शुरू करते हैं। बड़े ही मज़ेदार टॉपिक है लाइट, और रिफ्लेक्शन उससे भी मज़ेदार।
तो शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्ट वर्ड आपने बेसिकली सुना होगा। रिफ्लेक्ट वर्ड का मतलब होता है कि टकरा के वापिस आ जाना। बॉल है अपने पास, दीवार पे फेंक के मारी और वापस रिफ्लेक्ट होकर अपने पास आ गई, इस चीज़ को रिफ्लेक्शन बोलते हैं और यही लाइट में भी एप्लीकेबल है। तो रिफ्लेक्शन की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन ए शाइनिंग सरफेस when ray of light striking on a shining surface it comes back to the same medium. This phenomena of light is known as रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है शाइनिंग सरफेस। कोई ज़रूरी भी नहीं है कि शाइनिंग सरफेस हो, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये शाइनिंग सरफेस का वर्ड हमने इस डेफिनेशन में क्यों यूज किया है। इससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूँ। अगर लाइट है किसी भी सरफेस से टकराएगी, कोई भी सरफेस है आपके पास या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो सकता है? तो इस लाइट की किस्मत में बस 3 ही चीज़ है। क्या है? ये लाइट जाएगी, टकरा के वापिस आ जाएगी। इस घटना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइट इसको पंक्चर करके दूसरी तरफ निकल जाए। इस चीज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और तीसरी चीज क्या हो सकती है कि ये लाइट इसके अंदर जाए और इसके अंदर ही रह जाए। कहने का मतलब क्या है कि धूप में हमने एक बाल्टी रख रखी है और देखा कि थोड़ी देर में बाल्टी गर्म हो गई। तो ये क्या हुआ है कि लाइट बाल्टी में गिरी और बाल्टी गर्म होगी। मैंने पहले ही बोला था कि लाइट क्या है? एक एनर्जी है, और एनर्जी ने क्या किया? बाल्टी को गर्म कर दिया। गर्म कैसे कर दिया? कि उसने लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया। तो इस थर्ड जो पॉसिबिलिटी बनती है इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन है, डिटेल में पढ़ेंगे +1 क्लास में। और जो अपना सिलेबस है मैंने पहले ही बताया था, हम ज़्यादा चर्चा ना करते हुए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे कि लाइट में 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराए, चाहे वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो, ओपके ऑब्जेक्ट हो या कैसा भी ऑब्जेक्ट हो। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और अब्जॉर्प्शन। तो रिफ्लेक्शन से हमने शुरुआत की है और कोई ज़रूरी नहीं है कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अब्जॉर्प्शन एक साथ होंगे। एक ऑब्जेक्ट ऐसा भी मिल सकता है आपको तीनों चीज़ एक साथ हो उसके साथ। रिफ्लेक्शन भी एक साथ हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी एक साथ, और उसी टाइम पे अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में तालाब के पानी में आपको ये तीनों परिघटनाएं या तीनों फिनोमिनाज एक साथ देखने को भी मिल सकते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और अब्जॉर्प्शन। शाइनिंग सरफेस का हमने क्यों जिक्र किया है? क्या ये दीवार रिफ्लेक्शन नहीं करेगी? दीवार तो शाइनिंग सरफेस नहीं है। तो आंसर है कि दीवार भी रिफ्लेक्शन करती है, लेकिन जो दीवार रिफ्लेक्शन करेगी उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और जो शाइनिंग सरफेस जो रिफ्लेक्शन करती है उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक बार हम आगे थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। तो मैं आगे बढ़ते हुए चलता हूँ, आशा करता हूं कि मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं। तो डेफिनेशन जो लिखी है इसी बेस पे हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि क्या है आपके पास। मैंने क्या बोला? शाइनिंग सरफेस।
ये आपका रहा कोई भी शाइनिंग सरफेस। शाइनिंग सरफेस को शो करने का ये तरीका है। और एक और बात है, रिफ्लेक्शन आपने वैसे 10th क्लास में हो गए, आप एक 6 या 7th क्लास में पढ़ा होगा प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज आपको याद है, 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे। तो ये क्या है, हमने क्या लिखा है, जब लाइट किसी शाइनिंग सरफेस पे टकराएगी और वो वापस सेम मीडियम में आ जाएगी। मीडियम क्या है, जैसे कि यहाँ पे एयर मान ली हमने, एयर से लाइट गई, ये गई लाइट, तो हमने क्या शो करना है भाई, लाइट किस तरफ जा रही है, ये ऐसे जा रही है, टकराई, टकराने के बाद वापस सेम मीडियम में, ये आ गई भाई सेम मीडियम में आ गई। वेरी गुड। इनका नामकरण कर देते हैं हम, नोमेनक्लेचर। ए ओ लाइट गई, टकराई मतलब रिफ्लेक्ट हुई और वापस सेम मीडियम में आ गई, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम हैं जो कि हमने याद रखने हैं, कंपलसरी है। नियमों से पहले हम थोड़ा सा और नोमेनक्लेचर करते हैं कि रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए हमने कुछ नोमेनक्लेचर किया है, रेज का या डायग्राम का लगा लो आप। ये जैसे भी मैं एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ, ये सरफेस है भाई, शाइनिंग सरफेस, ये लाइट है, ये आई किसी पॉइंट ओ पे टकराई, टकरा के वापस चली गई। तो नाम रख लेते हैं इसका ए ओ बी। जो ए ओ रे है, इसका नाम लिखा हमने इंसिडेंट रे, ए ओ इंसिडेंट रे, आपको याद रखनी है, नाम याद रखना बस। ओ बी, ए ओ लाइट का क्या हुआ है, ए ओ रे का क्या हुआ, क्या पढ़ रहे हैं हम, रिफ्लेक्शन। तो ए ओ का रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद चली गई ओ बी बन के, तो इसका नाम रख दिया हमने रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ओ क्या है, पॉइंट ओ है पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मान लो भाई पी क्यू, पी क्या है इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस मतलब क्या है कि एक वो सतह लगा लो, एक सरफेस लगा लो जो दो मीडियम को सेपरेट करता है। जैसे कि ऊपर हवा है, नीचे जैसे हमने ये मिरर माना है, तो मिरर का मटेरियल है, तो हवा और मिरर के बीच में एक ऐसी सरफेस है भाई, उससे ऊपर तो एयर है और उससे नीचे मिरर है, तो उस सरफेस को हम बोलेंगे इंटरफेस। थोड़ा सा और इस चीज को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं कि ओ पॉइंट पे एक 90 डिग्री डाल लेते हैं, जिसको हम नॉर्मल बोलेंगे, हिंदी में इस चीज को अभिलंब बोलते हैं, एन एंड एस, कुछ भी मान सकते हो आप इसका नाम। एन और एंड एस क्या है, नॉर्मल। नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इधर। एन और एंड एस क्या है, नॉर्मल। तो ये डायग्राम है, आपको याद होना चाहिए। जैसे रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन आता है तो क्या आ सकता है, डेफिनेशन पूछ लेगा। अगर इजी क्वेश्चन पेपर होगा तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है अपने से। तो हम अगर वो आपको डिसाइड करना है कि जैसे कि 1 नंबर में पूछ लिया व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन 1 नंबर में पूछ लिया तो आपको डेफिनेशन ही बहुत है। 2 नंबर में पूछ लिया तो आपको रिफ्लेक्शन और साथ में ये डायग्राम भी बताना पड़ेगा, और डायग्राम के साथ में नोमेनक्लेचर, भाई ये फलाना ए ओ है इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, ओ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, और पी क्या इंटरफेस है, और एन एंड एस नॉर्मल है। थोड़ी सी और कुछ एंगल्स भी स्पेसिफाई किए यहाँ पे, इनको बाद में डिटेल में पढ़ते हैं, एक बार इनका नाम रख लेते हैं बस। ये जो एंगल है, इस एंगल को हम आई बोलते हैं और इस एंगल को आर बोलते हैं। एंगल आई क्या है, तो एंगल आई देखो डायग्राम में, अब तो हमको ये भी पता लग गया। ओ ए क्या है भाई,
इंसिडेंट रे है, एन एंड डैश क्या है, नॉर्मल। और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल आई है, और एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर सेम। एंगल आर पहले तो ये देखो किस किस के बीच का एंगल है, तो आंसर है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के जो एंगल है उसको हमने एंगल आर नाम दिया है, और आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं हम इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो डायग्राम में जो पढ़ने लायक चीजें थी हमने सब पढ़ ली है, और डायग्राम बिल्कुल आसान सा बनाना आना चाहिए। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम और डेफिनेशन लिखनी है। अगर 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है रिफ्लेक्शन के बारे में, तो 3 नंबर में जो क्वेश्चन आएगा तो कुछ रूल्स है, कुछ लॉज है रिफ्लेक्शन के जो हमने पढ़ने हैं। बिल्कुल आसान से नियम है, चर्चा करते हैं। जैसे मैं रफ कर रहा हूँ, ये डायग्राम रखता हूँ मैं यहाँ पे समझने के लिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 नियम है। नंबर 1, इंसिडेंस रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी इन सेम प्लेन। समझते हैं डायग्राम से। जैसे कि ए ओ एन एंड डैश और ओ बी का इस डायग्राम में जो प्लेन है, ये जो प्लेन ऑफ बोर्ड है ये है अपना। कहने का मतलब क्या है कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होंगे। जैसे कि ए ओ एन डैश ओ बी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा जैसे कि भाई ए ओ ऐसी हो ये, और एन डैश इस प्लेन में है और ओ बी अपना इस प्लेन में है, और जो ए ओ बन रही है अब उसका प्लेन क्या है, बोर्ड का प्लेन है या अलग है, अलग प्लेन है, सीधी सी बात है। तो रिफ्लेक्शन का नियम इसमें काम नहीं करेगा, मतलब रिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता ऐसा कभी भी। तो रिफ्लेक्शन का फर्स्ट नियम है, बिल्कुल आसान सा है। तो 12 कि तीनों के तीनों कौन कौन, ए ओ एन डैश ओ बी, इंसिडेंस रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी इन सेम प्लेन। ये ध्यान रखना हमने। ये नियम बनाए किसने हैं, तो नियम ये नेचर ने ही बना रखे हैं। कभी भी रिफ्लेक्शन होगा आप देख लेना कि एन और एन डैश वास्तव में इमेजिनरी चीज़ है। इसको हम जब लैब में रिफ्लेक्शन का आपको कभी दिखाएंगे तब हमको एन और एन डैश की जरूरत पड़ेगी। जो सेकंड नियम है उसके लिए बहुत ही कंपलसरी रहेगा अपना एन और एन डैश। सेकंड जो नियम है वो ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल आई और एंगल आर हमेशा इक्वल होते हैं जहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी आपका 30 डिग्री ही होगा, ना ही ये 29 डिग्री होगा ना ही 31 डिग्री होगा। कितना होगा, दोनों इक्वल होंगे। ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा। तो ये 2 बेसिक से नियम है रिफ्लेक्शन के, आपको याद रखने हैं। और ये जो नियम है इसके बारे में कई बार ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर, पूछ लेता है भाई जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑप्शन दे देगा आपको 4, एक तो ये मिल जाएगा आपको, कुछ और दे देगा जैसे ऑप्शन बी में साइन आई बराबर साइन आर, या कुछ और दे देगा भाई
आई अपॉन एंगल आई अपॉन एंगल आर इक्वल टू कुछ भी म्यू है, जैसे एक क्वांटिटी पढ़ेंगे हम, म्यू दे दिया, कुछ भी बना सकता है वो आपको। लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्लेवर एग्जामिनर होगा तो इस नियम को ऐसे भी लिख सकता है कि एंगल आई, रेशियो पूछ लेगा हमसे, एंगल आई और एंगल आर इक्वल टू 1। तो ऑप्शन क्या होगा, मान लो ये ऑप्शन नहीं है अपने पास में, 3 ऑप्शन है, एक ये और एक ये, और चौथा है मान लो नन ऑफ दिस, तो क्या करके आएंगे हम, तो सी ही करेंगे भाई, दोनों इक्वल है तो 1 ही आएगा रेशियो तो हमेशा। तो छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है। और रिफ्लेक्शन का जो बेसिक है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन यहीं पे खत्म होती है। अगर 3 मार्क्स में रिफ्लेक्शन के बारे में कोई पूछता किसी एग्जाम में, तो वैसे तो पूछेगा नहीं, इधर से क्वेश्चन बन सकता है, अगर बेसिक क्वेश्चन बनेगा भाई ये सेकंड नेम पूछ सकता है अपने पे, सेकंड रूल है जो रिफ्लेक्शन का, ये पूछ लेगा, ऐसे ऑप्शन बना देगा। या 1 नंबर में सीधे लाज पूछ सकता है आपसे, या डायग्राम भी पूछ सकता है, डेफिनेशन भी पूछ सकता है, या 3 नंबर का आ गया तो समझ लो हमको तीनों चीज बतानी है, डायग्राम भी, और डायग्राम होना चाहिए साफ सुथरा, डेफिनेशन भी, और आपका क्या बोलते हैं लॉज भी। तो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए रिफ्लेक्शन के बारे में